एपिसोड 112। अनन्या मेट श्रुति। बैंक्वेट हॉल में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। वंश और अयान कॉर्नर की सीट पर बैठे अपने अपने फोन में गुम थे कि एक भारी हाथ दोनों के कंधे पर पड़ा। दोनों ने चौंक कर देखा तो मुन्ना उनके सामने था। उसे देखते ही दोनों की आंखों में डर भर गया। हकलाते हुए दोनों एक साथ कहा, आप भी आए हैं? कहते हुए दोनों चेयर से खड़े हो गई। मुन्ना अकेला नहीं था, उसके साथ रघुवीर और उनके कुछ पुराने क्लाइंट्स थे। मुन्ना ने कहा, तुम दोनों यहाँ आराम फरमाने के लिए आए हो? यस। उन दोनों ने नजरें झुका ली तो मुन्ना ने पूछा, नानू कहाँ है? वंश ने जवाब दिया, डी डॉक्टर साध्वी के साथ है। उन्होंने कहा वो डॉक्टर साध्वी के साथ बैंक्वेट हॉल में आएंगी। इस पर मुन्ना ने सख्त होते हुए कहा, उसने कहा और तुम दोनों ने मान भी लिया? जाओ उसके आसपास रहने की कोशिश करो। दोनों ने हाँ कहा और वहां से जाने लगे कि मुन्ना ने एक बार फिर कहा, रुको, जाने से पहले मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। इस पर वंश और अयान ने नाखुश नजरों से पास खड़े वेटर को देखा। क्या वो उससे अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मंगा सकते थे? कुछ दूर आकर दोनों ने पीछे मुड़कर मुन्ना को देखा। वंश बोला, आज इन्हें क्या हो गया? अल्कोहल पीने की बजाय सॉफ्ट ड्रिंक मंगा रहे हैं। बिना पिए ही नशे में है या पहले से नशा करके आए हैं? इसके जवाब में अयान बोला, मुझे लगता है यह सब अनन्या दी की वजह से है। पता है ना, लारा इंडिया आई हुई है। बॉस को टारगेट करने का सबसे आसान सीढ़ी दी ही है। तो वंश बोला, बात चाहे जो भी हो, हमें इस बारे में यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। बातें करते हुए दोनों ने ट्रे में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास रखा और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों में से कोई भी वेटर बनकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था। वहीं सबकी नजरें उन दोनों पर थी। मुन्ना के गुस्से और अकड़पन से सब वाकिफ थे। वो जिस भी पार्टी में जाता किसी न किसी को शर्मिंदा जरूर करता। इस बार उसके शिकार वंश और अयान थे। किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी थी, इसलिए वह मौजूद कोई भी इंसान यह नहीं कह सकता था वो दोनों मुन्ना के करीबी होंगे, बल्कि सभी के मन में वंश और अयान के लिए सिंपैथी थी। उन दोनों को हटाकर मुन्ना ने उनकी सीट भी हड़प ली थी और उनसे जूस लाने का भी ऑर्डर दे दिया था। शर्मिंदगी से बचने के लिए वंश और अयान ने सॉफ्ट ड्रिंक का एक एक ग्लास लेकर मुन्ना के पास आ गई। एक ग्लास मुन्ना और दूसरा ग्लास रघुवीर के सामने रख वो दोनों बिना रुके वहां से गायब हो गई। दूसरी तरफ कमरे में साध्वी ने अपनी मोम दीपाजी से अनन्या को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मोम, आप अनन्या से मिलना चाहती थी ना? यह रही अनन्या। अनन्या को समझ नहीं आया, साध्वी की मोम दीपाजी उससे क्यों मिलना चाहती है। उसने मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ साध्वी फिर उसकी मोम को देखा। अनन्या की कंफ्यूजन को समझते हुए दीपाजी अनन्या से बोले, अरे बेटा, तुम कंफ्यूज मत हो। यह लड़की तो पागल है, इसे जरा सी भी समझ नहीं है कौन सी बात कैसे कहनी है। इतना कहकर दीपाजी साध्वी को डांटने के लहजे में बोली, और तू कब समझदार होगी? आज तेरी सगाई है और हरकतें देखो, वही बच्चों वाली। ओहो मोम, मैं अभी भी बच्ची ही हूँ। आपकी बच्ची? साध्वी दीपाजी के गले लगते हुए बोली। पागल लड़की, कहकर दीपाजी ने साध्वी के माथे को चूम लिया। दोनों माँ बेटी के बीच का प्यार देखकर अनन्या इमोशनल हो गई। आज उसकी माँ होती तो बिल्कुल दीपाजी की तरह उसे लाड लड़ाती, लेकिन वो नहीं थी। यह ध्यान में रखते हुए उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। साध्वी की कजिन के साथ कुछ और लड़कियां रूम में दाखिल हुई। सभी लड़कियों में ईशान की छोटी बहन अनाया के साथ श्रुति भी थी। उसे देख अनन्या एक बार फिर इमोशनल हो गई। श्रुति ने भी उसे देखा। उसकी हालत भी कुछ अनन्या जैसी ही थी। दोनों की नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा दी। तभी एक लड़की की आवाज आई, साध्वी दी, आपने तो कहा था जीजू काले बंदर की तरह है, लेकिन वो तो सफेद घोड़ा निकले। यह ईशान की बहन अनन्या थी। वो भी ईशान की परछा ही थी। उसकी आवाज़ से अनन्या और श्रुति का ध्यान टूटा। वो श्रुति से मिलने के लिए आगे बढ़ी कि उसके कानों में एक बार फिर अरशद की बात गूंज उठी, तुम किसी से नहीं मिलोगी। तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना है जैसे वो सभी तुम्हारे लिए अजनबी है। अरशद के कहे इन शब्दों ने अनन्या को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वही श्रुति ने भी नजरें झुका ली। उसे भी रिवांश ने अनन्या से मिलने के लिए मना किया था। अगर श्रुति यहाँ है तो बाकी सब भी आ चुके होंगे। भले ही मैं उनसे मिल नहीं सकती, कम से कम उन्हें देख तो सकती हूँ। मन ही मन यह सोचते हुए अनन्या का चेहरा खिल गया। बैंक्वेट हॉल में ईशान ने हंसते हुए प्रत्युष से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम भी यहाँ आओगे। मैं भी इससे तुम
तुमसे यह क्यों पूछ रहा हूँ? आफ्टर ऑल तुम अपनी सभी एक्स के फंक्शन में शामिल होती हो। एक बात बताओ यार, तुम्हारी एक्स तुम्हें इनवाइट कैसे कर लेती है? इस पर प्रत्युष ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा वो मुझे इनवाइट करती है? फिर क्या तुम बिना इनविटेशन के ही आ जाते हो? ईशान ने पूछा। तो प्रत्युष ने सोचने के अंदाज में कहा, ऐसा भी नहीं, सच कहूँ तो मैं खुद आगे बढ़कर उनसे इनविटेशन कार्ड मांगता हूँ ताकि मैं उन्हें खुश देख सकूं। शायद तुम नहीं जानते ब्रेकअप के समय यह लड़कियां कितना रोती है। कभी कभी तो मैं डर जाता हूँ कहीं मेरी वजह से यह खुद को चोट ना पहुँचा ले। अपने इसी बुरी ख्याल को मिटाने के लिए मैं उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में शामिल होता हूँ। वो मुझे जलाने के लिए और ज़्यादा खुश होने का एक्ट करती है, पर वो नहीं जानती मैं उनके चेहरे पर खुशी देखने के लिए ही आता हूँ। यह सब कहते हुए प्रत्युष बहुत सीरियस था। उसने एक गहरी सांस भरते हुए आगे कहा, खैर यह 3 साल पहले की बात थी। पहले मैं रिजेक्ट करता था, 3 साल से मैं खुद रिजेक्ट हो रहा हूँ। प्रत्युष की इलॉजिकल बातों पर हंसते हुए ईशान ने कहा, इसके बाद भी तुम डेली ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। क्या मिल जाता है तुम्हें ये सब करके? सुकून मिलता है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगे। कहते हुए उसके होठों पर कड़वी स्माइल थी और नजरें मुन्ना को देखे जा रही थी। ईशान ने भी यह नोटिस किया। उसे इंडिया आए अभी मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे। इस बीच वो 2 बार अपने दादाजी को लेकर सिंघानिया कैफे हाउस गया था। किस्मत कहे या इत्तेफाक, दोनों दिन उसे मुन्ना कैफे में कुछ क्लाइंट के साथ दिखाई दिया। वो मुश्किल से 10 मिनट ही कैफे में रुका होगा, लेकिन उस 10 मिनट में उसने 10 से ज़्यादा बार सिंघानिया को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रत्युष के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। प्रत्युष ने हाँ में सिर हिलाया, फिर वॉशरूम का बहाना करके वहां से चला गया। इसी बीच ईशान की नज़र दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। अनन्या।